हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारी MPSC 008 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको हमारे बाकी के वीडियोस को देखना है ताकि आपके MPSC 008 के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो MPSC 8 की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी लाइव क्लासेस से, तो उसके लिए आपको हमारे न्यू चैनल स्कॉलरली माइंड्स लाइव को जरूर सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे मैं MPSE 008 की लाइव क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, जहाँ पे आप अपने डाउट सेशन में जो डाउट्स वगैरह हैं उन्हें पूछ सकते हैं। ठीक है। सो MPSC 8 का जो नाम है वो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर आपको इसका गेस्ट पेपर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके स्कॉलरली माइंड्स की टीम से गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। आपको जस्ट इस नंबर पे हमारी टीम को हाई भेजना है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो गेस्ट पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलग अलग एफर्ट डिस्कस करने हैं। Discuss the various effort made for the electoral reforms since independence। तो आजादी के बाद से देश में जब भी चुनाव हुए तो समय समय पर हम देखते हैं कि चुनाव करवाने के लिए कुछ चुनाव सुधार किए गए हैं। तो कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है। सो इलेक्शंस जो होते हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी की दोस्तों फाउंडेशन है। सिंस इंडिपेंडेंस काफी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए। रिफॉर्म करने के पीछे का जो कारण है वो क्या होता है, ताकि जो इलेक्शंस हैं उन्हें फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल बनाया जा सके। ठीक है ना। तो चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। स्वतंत्रता के बाद चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए काफी सारे सुधार किए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ जो प्रमुख सुधार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट होता है इलेक्शन कमीशन का। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की जाती है और ओवरऑल इसका काम है फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाना। ठीक है। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। मतदान में आयु की जो कमी है, यानी कि जो पहले एज थी वोट देने की वो थी 21 साल, लेकिन 1988 से उस एज को 21 से 18 वर्ष किया जाता है, जो कि संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके किया जाता है। अमेंडमेंट को हम कहते हैं संशोधन। तो संविधान के अंदर 61 वाला जो आपका संशोधन है वो किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा आपका, वो रिलेटेड है जो एज है 21 से 18 करने की, वोटिंग एज को रिड्यूस करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो वेरियस काइंड के फ्रॉड होते थे, काउंटिंग को लेकर इश्यूज आते थे, इनएफिशिएंसी रहती थी, तो उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आई गई। तो ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो फ्रॉड है, ठीक है, उसको रोका जा सके, काउंटिंग की स्पीड को बढ़ाया जा सके और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि VVPAT। यहाँ पे ये वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और वोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है इलेक्शंस में वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने ऊपर जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, उनके एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारी चीजें दिखानी होती हैं। तो ये भी एक रिफॉर्म के अंतर्गत ही आता है ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। तो उम्मीदवारों के लिए आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता की जानकारी देना अनिवार्य किया गया था। इंश्योर करता है एथिकल बिहेवियर, यानी कि आदर्श आचार संहिता यहाँ पे लागू की जाती है चुनाव के दौरान। जो भी राजनीतिक दल हैं और उम्मीदवार हैं उनके आचरणों को नियंत्रित करना। और एक नया कानून जो आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था 1985 में, जिसके अंदर जो दल बदल से रिलेटेड था, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहा जाता है, ताकि कोई भी जो आपका कैंडिडेट है वो बाद में दल को
ना बदल सके। फिर आता है नोटा, जो कि 2013 में यहाँ पे वोटर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। सो यहाँ पे फाइनली जो एक और सुधार है वो ये है कि चुनाव पर किए जाने वाले खर्च के ऊपर निगरानी करना। चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई, निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया गया। तो ये सारे 8-9 चीजें हैं जो आप बताओगे भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा अच्छा करने के लिए किए गए प्रयास के अंतर्गत ये आता है, सुधारों के अंतर्गत आता है। स्पेसिफिकली आपके स्वतंत्रता के बाद की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? तो हम देखते हैं कि जो धन बल है, बाहुबल है, उसके बल पे लोग यहाँ पे चैलेंजेस आ जाते हैं। वोट चोरी हो जाता है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, राजनीतिक दलों में अंदर ही अंदर लोकतंत्र की जो कमी है। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं आज भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद भी। तो स्वतंत्रता के बाद चुनावी सुधारों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और चुनावों की निष्पक्षता बढ़ाई है। फिर भी पारदर्शिता, जवाबदेही, जन विश्वास को और मजबूत करने के लिए निरंतर जो सुधार हैं वो करने आवश्यक है। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे आपको डोमिनेंट फीचर्स बताने हैं इंडिया के स्टेट पॉलिटिक्स के इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। तो भारत की राज्य राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है स्वतंत्रता के बाद। एक दलीय प्रभुत्व से यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं, गठबंधन राजनीति, सामाजिक लामबंदी वाली प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में विकसित हुई है। ठीक है ना। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आजादी के बाद आपको पॉलिटिक्स के बारे में जितना भी पता है, ठीक है, आप वो सारा इसके अंदर लिख सकते हो। शुरुआत में हम क्या देखते थे कि कांग्रेस एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, और आज के समय में हम क्या देखते हैं कि एक पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई हैं? तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में पहले कांग्रेस का डोमिनेंस था, लेकिन 1967 के बाद में जो कांग्रेस है, वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो जाता है। काफी सारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो आ जाती हैं और मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स की तरह वो यहाँ पे आते हैं और स्टेट के गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं। सरकारें जो हैं वो गाइज कोalition गवर्नमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे, तो गठबंधन की सरकारें बनाई जाती हैं। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो पहले भी और आज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और लीडरशिप के फॉर्मेशन का। फिर आता है आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो लैंग्वेज, कल्चर, रीजनल आइडेंटिटी, ये सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिमांड्स आती हैं। और जो रीजनल लीडर्स हैं काफी सारे यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कई राज्यों में जनाधार वाले प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं का उदय भी हुआ है। ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडर्स का यहाँ पे उदय हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आजादी के बाद में देखी हैं। क्या क्या कि वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस का खत्म हो चुका है, काफी सारे रीजनल पार्टीज आ चुकी हैं और गठबंधन सरकारों का उदय हुआ है। उसके अलावा क्षेत्रीय पहचान की जो राजनीति है, पहचान की राजनीति, वो हमें देखने के लिए मिलती है। रीजनल लेवल पे अलग अलग स्टेट में जो मूवमेंट्स होते हैं तो वहाँ के जो रीजनल लीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स का उदय हम देख पाते हैं। और फेडरल पॉलिटिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आज के समय में आजादी के बाद, क्योंकि अब जो स्टेट्स हैं वो अपनी डिमांड को ज्यादा सक्रिय रूप में अधिक स्वायत्ता की मांग कर सकते हैं, संसाधनों की मांग करते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस का, वुमेन्स का, वो ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उन सभी ने यहाँ पे पावर गेन कर लिया है और उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है यानी कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ चुकी है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो पहले सेंट्रलाइज्ड वन पार्टी डोमिनेंस से गाइस अब एक प्लूरलिस्टिक और कॉम्पिटिटिव सिस्टम में चेंज हो चुका है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद राज्य राजनीति एक दलीय प्रभुत्व से विकसित होकर बहुलवादी एवं प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बन गई है। इस परिवर्तन ने लोकतंत्र को गहरा किया तथा भारत के संघीय ढांचे को इसने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। ठीक है, फिर आपको प्रोटेस्ट मूवमेंट और सोशल मूवमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। प्रोटेस्ट मूवमेंट और सोशल मूवमेंट गाइस डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो विरोधी आंदोलन और सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये लोगों को अपनी मांगे रखने,
अधिकारों की रक्षा करने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में सहायता करते हैं, ठीक है, ताकि लोग अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रोटेस्ट मूवमेंट गाइस ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। अगर सरकार कुछ भी अन्याय कर रही है लोगों के लिए या समाज में कोई प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध ये गतिविधियां होती हैं। ओवरऑल प्रोटेस्ट मूवमेंट का जो एम होता है वो जनता की, पब्लिक की जो अटेंशन है उसको ड्रॉ करना, साथ ही साथ अथॉरिटीज को प्रेशराइज करना होता है, ठीक है ना। जैसे एंटी इमरजेंसी मूवमेंट 1975 का, फिर कुछ फार्मर के मूवमेंट होते हैं, करप्शन के जो मूवमेंट अन्ना हजारे ने चलाए, वो सब आपके प्रोटेस्ट मूवमेंट में आ जाते हैं। सोशल मूवमेंट आपके कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जो समाज के अंदर जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप होते हैं ना, उनके उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने तथा वंचित वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास हैं। इसमें आपके वुमेन के मूवमेंट हो गए, एनवायरमेंटल मूवमेंट हो गए और दलित के जो मूवमेंट होते हैं, ये सारे आपके सामाजिक आंदोलन में आ जाते हैं। दोनों तरह के आंदोलन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, राइट्स एंड सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और जनता के अंदर अवेयरनेस को जगाने का भी काम करते हैं। सो बोथ जो मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोटेस्ट एंड सोशल मूवमेंट का जो रोल है काफी ज्यादा वाइटल हो जाता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और समाज के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने में। फिर हम देखते हैं कि मानव के विकास में जो क्षेत्रीय असमानताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मेनली रिलेटेड है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव विकास आखिर क्या होता है, ठीक है ना। सो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवर टाइम जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, इन सब के माध्यम से। इंडिया के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अनइवन, हमें अलग अलग रीजन्स में अनइवन देखने के लिए मिलती है। क्यों ऐसा है, उसके पीछे कारण है। देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो एजुकेशन का डिफरेंस हो गया, दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज का डिफरेंस हो गया। कहीं पे जो लोग हैं किसी स्टेट के, उनके पास बेटर हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन है ना, तो कहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, तो हेल्थ फैसिलिटीज डिफरेंट है, एजुकेशन में डिफरेंस हो गया, इनकम में इनइक्वालिटी है। तो वो स्टेट्स जो इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड हैं वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है और वहीं दूसरे स्टेट में कम होती है। तो अर्बन रूरल डिवाइड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हो गया। ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म देते हैं, ठीक है। बुनियादी ढांचे में अंतर हो गया, तो वही है कि असमान आर्थिक विकास, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हो गए, सरकार की नीतियां, सरकार कहीं पे ज्यादा निवेश कर रही है, कहीं पे कम निवेश कर रही है, समाज में असमानताएं, ये सारे रीजंस हैं। तो मानव विकास में क्षेत्रीय असमानताएं भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी नीतियां समान विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो सरकार है अगर वो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव पॉलिसीज को अपनाती है, सबको इंक्लूड करती है, तो ग्रोथ को इक्विटेबल किया जा सकता है। नहीं तो देखो रीजनल डिस्पैरिटीज तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले ही करती है। अब सब कुछ तो एक जैसा नहीं हो सकता, सारे स्टेट में सरकार सब कुछ एक जैसा तो नहीं कर सकती है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको जरूर ज्वाइन करो, जैसे ही नई क्लास आएगी लाइव क्लास आपको वो जरूर देखनी है, आपको बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करना है। व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपडेट दे दूंगी, आज या कल में क्लास आ जाएंगी, तो आप उन्हें भी देखिए। साथ ही साथ ये जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम करवाते हैं इस चैनल पे, इसको भी देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए।